एकांत। डूबते संगीत के भयावह एकांत में कोई नहीं जाता मेरे साथ। आरक्त नीलेपन और कांपते हुए पत्तों के बीच से नीड़ों के उस ओर जिन्हें पुलकित पक्षी एक सहसा बारिश के पश्चात भी यथावत पाते हैं। तब मेरा अंधकार प्राप्त करता है पंख वाली हजारों आंखें और सहस्रों स्पंदित चेतनाओं से मैं उतरता हूँ अपने थर्राते हुए अकेलेपन की गूंजती हुई सुरंग में, संगीत की ताजा पदचाप के जलते हुए ऐन्द्रजालिक चिन्ह पड़ता हुआ। नमस्कार। शानी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। ये शानी फाउंडेशन की ओर से एक जो वेबिनार की श्रृंखला शुरू की गई है, उसमें आज हम बात करेंगे विष्णु खरे जी की। ठीक 2 साल पहले विष्णु खरे हमारे बीच से चले गए थे और विष्णु खरे को याद करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विष्णु खरे जी जाने माने कवि थे, पत्रकार थे, फिल्म समीक्षक थे। विश्व सिनेमा का जबरदस्त उन्हें ज्ञान था, उनका अध्ययन था। विश्व कविता, विश्व साहित्य के वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो कुल मिलाकर वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को, सिनेमा को, भारतीय पत्रकारिता को कई तरह से प्रभावित किया। लेकिन आज हम उनके कवि पक्ष पर ज्यादा जोर देंगे, ज्यादा उस पर ध्यान देंगे और उसको समझने, जानने, उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अपनी भाषा और संवेदना के जरिए उन्होंने भारतीय कविता को, हिंदी कविता को खास तौर पर एक नई पहचान दी, नया उसमें एक स्वर सुनाई पड़ा। और खास तौर पर उनका जो एक तेवर रहा है, देखने को मिलता रहा है, जिसमें विचार प्रधान कविता की जो विशिष्टता उन्होंने भारतीय कविता में जोड़ी, उसने जो भारतीय कविता की एक परंपरा थी उसको किसी हद तक बदलने की भी कोशिश की। तो इस लिहाज से विष्णु खरे की जो कविताएं हैं वो बहुत ही ज्यादा मुखर मानी जाती हैं और संवेदना के स्तर पर, भाषा के स्तर पर बहुत प्रयोगशील मानी जाती हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही जाने माने कवि, आलोचक, चिंतक जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले उन सब का एक एक करके परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर सत्यपाल सहगल जुड़े हुए हैं, जो कि जाने माने कवि हैं, आलोचक हैं, अनुवादक हैं। राजेश जोशी, आप सब परिचित हैं, बहुत बड़े कवि हैं, हमारे देश के नाटककार भी हैं। और अनन्य खरे जो कुछ देर में हमसे जुड़ेंगी, विष्णु खरे जी की सुपुत्री है और टीवी सीरियल्स, फिर सिनेमा में आपने उन्हें देखा होगा, वेब सीरीज में इस समय वो काम कर रही हैं। हमारे साथ जाने माने कवि कुमार अंबुज हैं और व्योमेश शुक्ल हैं हमारे साथ, जो कि कवि, आलोचक और रंग निर्देशक भी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत अच्छा मौका है विष्णु खरे जी को याद करने का, उनकी कविताओं को याद करने का, उनकी कविताओं के विभिन्न रंगों को पहचानने का और उन पर चर्चा करने का। तो सबसे पहले मैं राजेश जोशी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो बताएं कि विष्णु खरे की कविताओं के वो कौन से पक्ष हैं जिन्हें वो आज याद करना चाहेंगे, उनके इस दूसरे साल के दूसरी जो जयंत कहना चाहिए कि उनकी विदाई के दूसरा वर्ष है आज, जब हम उस पर एक साथ बैठे हैं चर्चा करने के लिए, तो वो किन पक्षों पर ज्यादा जोर देंगे? राजेश जोशी। नमस्कार। तो शानी फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये अवसर दिया। सबसे पहले तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम साठोत्तरी के कवियों पे बात करते हैं तो अक्सर ये एक गलतफहमी होती है कि साठोत्तरी की कविता को सिर्फ अकविता में रिड्यूस करके देख लिया जाता है, जबकि उसमें बहुत तरह की कविताओं के रंग थे और किस्म किस्म की कविताएं करके एक लेख ही लिखा गया। उसमें एक समूह आया जो अकविता का विरोधी, जो अकविता को से असहमत था, जिसमें विनोद कुमार शुक्ल थे, विष्णु खरे थे, अशोक वाजपेयी थे, प्रभात त्रिपाठी थे, जितेंद्र कुमार थे।
ये सब लोग एक तरह से कविता के की अवधारणाओं से असहमत कवि थे। और उसमें सबसे बड़ी बात जो असहमति की थी कि नेहरू युग से मोहभंग की जो अवधारणा कविता के साथ आई थी, उससे ये लोग असहमत। आपको याद होगा कि विष्णु खरे की एक प्रसिद्ध कविता है, बड़ी उस पे बड़ी एक तरह तरह की चर्चाएं भी हुई हैं, नेहरू गांधी परिवार के साथ मेरे संबंध। तो एक तो ये अंतर हमें उस साठोत्तरी के अन्य कवियों और विष्णु खरे के बीच में करना चाहिए कि विष्णु खरे नेहरू युग से मोहभंग की अवधारणाओं के साथ सहमत नहीं। वो एक तरह के ऐसे कवि थे जो मध्य मार्ग से, यानी सेंटर टू लेफ्ट जिसे कहा जाता है, एक ऐसे कवि। इस अर्थ में भी विष्णु खरे का महत्व इस समय, जबकि लोकतंत्र पे तरह तरह के हमले हैं और समय लोकतंत्र खतरे में, संविधान एक खतरे की स्थिति में है, उस समय विष्णु खरे को याद करना एक अलग से भी अर्थ रखता है। इसलिए एक तो मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण उनको लेकर लगती। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि खासतौर से जिस पीरियड में विष्णु खरे की खुद अपनी आंख से, अब खासतौर से सबकी आवाज के पर्दे में की कविताएं, उसमें एक ऐसी गद्यात्मकता थी, एक ऐसा आख्यान परक कविता थी वो, जब लगभग बिंबों का जो सारा तामझाम था वो टूट रहा था। 90 में जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, उसमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये भी था कविता में कि वो आख्यान के पुनर्वास का समय। और इसलिए विष्णु खरे की कविता का एक बड़ा महत्व इस बात में भी है कि उन्होंने उस 90 के दौर में जो कविताएं लिखी, यानी 80 के दौर में, उसमें आख्यान और उपाख्यान, और इसीलिए उनकी मुझे लगता है कि जो सबसे प्रिय किताब उनकी जीवन की है वो महाभारत, क्योंकि वो एक महाआख्यान। तो इसलिए विष्णु खरे ने महाभारत के कई प्रसंगों को लेकर कविताएं भी लिखी हैं, और कई कविताएं ऐसी हैं जिनमें कई तरह के बहुत ही सामाजिक किस्म के उपाख्यान या आख्यान, जैसे दिल्ली में एक फ्लैट बनवा कर एक आदमी सोचता है, या जैसे टेम्पो में घर बदलने वाले, या एक जो कविता है बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जिसे कहते हैं, एक लालटेन जलाना एक कविता है। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं गिनाई जा सकती हैं जिनमें एक नए तरह के आख्यान का पुनर्वास हमें दिखाई देता है। ये कुछ बातें हैं जो ये देखी जाना चाहिए कि अशोक वाजपेयी और विष्णु खरे और विनोद कुमार शुक्ल और प्रभात त्रिपाठी और जितेंद्र, ये सब जो लोग साठोत्तरी में आ रहे थे, ये एक अलग तरह की कविता को संभव कर रहे थे उस दौर में, जब कविता नेहरू युग से मोहभंग और एक खास तरह की स्पीच भाषा में, एक तरह की अराजकता का दौर था, हर चीज के निषेध का दौर था, जब लोकतंत्र के निषेध का दौर था, तब जो कविता आई उसके विरुद्ध थे। तो आज इस अर्थ में भी विष्णु खरे या साठोत्तरी के उन कवियों को पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिनने उस दौर में भी ऐसी अवधारणाओं का विरोध। जी कुमार अमुद जी, मैं ये आप सुन पा रहे हैं कुमार जी? जी सुन पा रहा हूँ जी। राजेश जोशी जी ने दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो साठोत्तरी कविता का दौर, उस समय का राजनीतिक सामाजिक संदर्भ, और आज के दौर में वो जो नया राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ बना है, उसमें विष्णु खरे की कविताओं की एक नई प्रासंगिकता हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, देखिए, विष्णु खरे जी की कविता को लेकर
उनकी कविता इतनी बहुआयामी है और इतने अधिक अपने समय के जितने भी आयाम हो सकते हैं, वर्तमान के और भूतकाल के और आने वाले समय के, उनमें इतनी अधिक फैली हुई है, इतनी अधिक विन्यस्त है कि वो सीधे समकाल को कभी नहीं संबोधित करती है। केवल समकाल उनके सामने रहता है, उससे वो लड़ना चाहते हैं, उससे उलझना चाहते हैं, उसके रेशे रेशे को देखना चाहते हैं, लेकिन वह अपने उस कंटिन्यूटी को कभी नहीं भूलती है कि समय कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। समकाल के रूप में समय हमेशा एक फैली हुई इकाई है और उसको किसी एक काल में सीमित करके देखना जैसे मानो कभी के लिए अपराध हो। उन्होंने इस बात को हमेशा ख्याल रखा कि मैं किसी काल भर को इस तरह से चिन्हित ना करूं। वो चिन्हित होगा, अपने आप होगा, लेकिन उसको टुकड़ों में देखने की उनकी आदत कभी रही नहीं कविता में। बहुत कम कविताएं शायद ऐसी कोई खोज ले तो खोज ले कि ये सब एक ही काल में अवस्थित है। एक पाठक के नाते, उनके बहुत रुचिवान पाठक होने के नाते और कविता का विद्यार्थी होने के नाते मैंने ये बात उनमें महसूस की, उनकी कविताओं में, कि वो एक काल में नहीं स्थिर रहते हैं। और उनका तो कविता का संग्रह भी ये बताता है कि दरमियान कालावधि के दरमियान भी चीजें किस तरह से, दरमियान जो उनका शब्द है, जो बीच किसी चीज के दरमियान चीजें होती हैं, उसका एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें है। मैं यदि आप अनुमति दें तो मैं एक बात और यहाँ इस मौके पर कहना चाहता हूँ। कविता के बारे में तो बात होगी ही, व्योमेश भी हमारे बीच हैं जो इधर उनकी कविताओं को लेकर काफी इन्होंने एक किसी आवेग में, या जिसको हम कहते हैं कि सरस्वती जैसे बैठ गई, इस तरह से उन्होंने उस काम को किया। ठीक है, मैं उसको रचनात्मक आवेग का हिस्सा मानता हूँ और उन्होंने कर लिया। मैं उनके काव्य व्यक्तित्व के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ कि उसको कैसे समझने की कोशिश करूँ। मैं उन संयोग से उन 20-25 या 50 लोगों में हूँ जिनका सानिध्य मुझे उनसे बहुत ज्यादा मिला। पारिवारिक रिश्ते हम लोगों के रहे काफी। उनके परिवार से मैं जितना संबद्ध नहीं रहा, लेकिन वो मेरे परिवार से बहुत संबद्ध रहे। कई बार हम लोग साथ में हमने समय बिताया और उनसे तरह तरह की बातें संभव हुई। तो बहरहाल मैं उनके कवि व्यक्तित्व को और उनके कविता के व्यक्तित्व को कैसे मेल करता हूँ। मैं आपको देखिए, उनको चूंकि सिनेमा का उनका बहुत शौक था और उनकी जो किताब है कि सिनेमा पढ़ने के तरीके, वो किताब उन्होंने कुछ जिन लोगों को समर्पित किए उसमें हम दंपति भी शामिल हैं और उनसे सिनेमा को लेकर भी मेरी काफी बातचीत हुई। तो मैं उनको एक फिल्म के माध्यम से एक रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ। एक बहुत महान उपन्यास है, महान इस मायने में कि बहुत चर्चित हुआ है और उसने एक उद्वेलन पैदा किया वैचारिक स्थितियों में, और साम्यवाद के खिलाफ वो उपन्यास लगभग लिखा गया और माना गया। एन रैंड का उपन्यास है द फाउंटेन हेड, और उस पर एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई जो थोड़ी मेलोड्रामिक है, लेकिन वो फिल्म इसी नाम से बनाई, द फाउंटेन हेड। 1949 की वो फिल्म है। मैं यदि उसमें से जो फाउंटेन हेड का जो व्यक्तिवाद है, जिसका वो समर्थन करता है कि व्यक्तिवाद की महत्ता को रेखांकित कर दो, उसको मैं माइनस कर दूं, उसको मैं हटा दूं और उसकी जगह एक सामाजिक आकांक्षा को, एक समाजवाद की आकांक्षा को जोड़ दूं, एक सामूहिकता को जोड़ दूं, समाजवाद से अधिक नहीं, एक सामूहिकता को जोड़ दूं। तो जो उसमें चरित्र है, फाउंटेन हेड का जो हीरो है, जिसका की रोल किया था हमारे गैरी कूपर ने, और उसका जो नाम है वो सब उसको जानते हैं, हावर्ड रोआर्क, जो उपन्यास में भी नाम है हीरो है। उससे क्या सवाल किए जाते हैं, मैं उन सवालों को दोहराऊंगा, या उनके बारे में जो वाक्य हैं, ओपनिंग वाक्य, वो आपको ऐसा लगना, मुझे तो ऐसा लगे कि वो सब विष्णु खरे के बारे में है। जैसे उनके चरित्र को वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्तिवाद वाली बात छोड़ दें तो एक मनुष्य का चरित्र अपने आग्रहों के प्रति, अपनी कला के प्रति कितना निष्ठुर, कितना आत्मविश्वासी और कितना अराजक हो सकता है, लेकिन उस अराजकता में एक गहरी बौद्धिकता और गहरा आत्मविश्वास छिपा हुआ। देखिए, वो क्या तुम इस पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले खड़े होना चाहते हो? ये ओपनिंग है, ओपनिंग डायलॉग्स में आपको बता रहा हूं केवल। इस दुनिया में मौलिकता की कोई जगह नहीं है, तुम जितने अधिक मौलिक हो उतने अधिक खतरनाक। अरे भाई,
पुराने की नकल करो और आगे बढ़ो। तुम किसी का निर्णय या उपदेश स्वीकार नहीं करते हो सिवाय खुद अपने के। तुम ऐसे नक्शे लाते हो जो पहले कभी संभव ही नहीं थे और यकीन करो अब नहीं होंगे। वो चूंकि आर्किटेक्ट के बारे में फिल्म है, आर्किटेक्ट की कला के बारे में, तो उनसे अंत में कहा जाता है कि तुम कभी आर्किटेक्ट नहीं हो सकते। जिसे विष्णु खरे को बार बार उनको निष्कासित किया जाता है कॉलेज से। आप उस निष्कासन को देखिए, विष्णु खरे को हर बार भले वाक्य ना बोला गया लेकिन उनको कहीं एक्सेप्ट उस तरह से नहीं किया जाता है, और केवल प्रतिभा के कारण, केवल उनके नएपन के कारण, केवल उनकी मौलिकता के कारण। और इनको भी कहा गया, उनको भी कहा गया, हमारे उस नायक को, हॉवर्ड रॉर्क को, कि तुम इगोइस्टिक हो, तुम जिद्दी हो, तुम खुद पर ज्यादा विश्वास करते हो, और संसार में बहुत कम चीजें हैं जिनको तुम अपनी तरफ से सुंदर बना सकते हो। लेकिन उसका एक जवाब है, वो जवाब मैं समझता हूँ विष्णु खरे भी अपनी कविताओं में, अपने जीवन से लगातार देते हैं कि नई सामग्री है, नया जीवन है, तो उसे नया रूप चाहिए, उसे नई भाषा चाहिए। ये मैं जब भी विष्णु खरे के व्यक्तित्व की कल्पना करता हूँ, और यदि मुझे कोई सिनेमा में से कोई नायक खोजना है, या जो अंततः एक उपन्यास का नायक भी है, सावधानी ये कि उसमें मैं उसके व्यक्तिगत को माइनस करता हूँ, क्योंकि मैं उसके कंटेंट को लेकर उनको नायक नहीं मानता हूँ, लेकिन जो उस नायक के अंदर जो दृढ़ता है, जो अपने काम के प्रति, नएपन के प्रति विश्वास है, मुझे लगता है कि इस पर और यदि काव्य और वैचारिक प्रतिभा में मुझे उनके समकक्ष को यदि 20वीं सदी का व्यक्ति याद आ सकता है तो वो महिला है, लेकिन वैचारिक स्तर पर उनका हम सुसन सोंटाग को आप उनका पढ़ा देखिए और विष्णु खरे को देखिए, उनके जो हस्तक्षेप हैं आपको उतने ही नए, उतने ही साहसिक और उतने ही चिंतित हमारे समाज के लिए लगेंगे। ये मैं उनके काव्य व्यक्तित्व के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि कवि व्यक्तित्व और काव्य व्यक्तित्व विष्णु खरे उन लोगों में है जहां वो एक हो गया है लगभग। आप उनसे बात करते हुए वो कविता के बारे में, दुनिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, उस प्रोसेस को समझ सकते हैं, और उनकी कविता को पढ़कर उनके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है, उनके भाषा उनके वाक्य की संरचना से। ये मैं उनके बारे में कुछ बातें फिलहाल अभी कहना चाहता हूँ कि कविता के बारे में जब बात होगी तो हम उनकी कविता के बारे में भी बात करेंगे। और मैं उनके गद्य के बारे में बस एक बात कहकर यहाँ फिलहाल अपनी बात समाप्त करूंगा। ये बार बार कहा गया है, कई तरीके से कई लोगों ने कहा है, नोबेल प्राइज विनर से लेकर हमारे यहाँ के भारतीय मनीषा में भी ये बात कही गई है कि एक अच्छी कविता की आकांक्षा संगीत के करीब हो जाना है, संगीत हो जाना जैसे कविता की आकांक्षा। एग्जैक्टली। लेकिन विष्णु खरे ने कहा कि नहीं, कविता की आकांक्षा एक उच्च स्तर का गद्य हो जाना है। उन्होंने गद्य को साधा और गद्य में ही उन्होंने संभव किया। और देखिए ये काम विष्णु खरे करने वाले पहले नहीं थे। संसार, देखिए मैं विष्णु खरे को हिंदी भर से तुलना नहीं करता हूं कभी भी। उनकी हिंदी की परंपरा अपनी है और खोजी जा सकती है, और खोजबीन करने वाले तो तर्क एक ऐसी चीज है कि आप तर्क से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बहरहाल। लेकिन मैं उनकी परंपरा खोजूं तो मुझे बादलियर तक हो जाती है। बादलियर ने एक जमाने में फ्रांस में गद्य को साधा और उन्होंने कहानी की तरह कविताएं लिखी हैं। आप यदि विष्णु खरे यदि कोई है तो हमारे कम संरचना के स्तर पर वो हिंदी के बादलियर की उनकी परंपरा से जुड़ते हैं। उन्होंने गद्य को साधा और संगीत की आकांक्षा कविता हो जाने की जिनकी रही है, जो बनाए रख सकते हैं वो बनाए, लेकिन उन्होंने नहीं, कविता की आकांक्षा उच्चतर गद्य होना है। और मैं समझता हूं यह कविता का आधुनिकतम विकास है जो उन्होंने संभव किया है और इस हिंदी कविता में संभव किया है। ये बात मैं उनकी कविता के बारे में कहना चाहता हूँ। इसके कारण उन्होंने क्या क्या किया, इससे क्या क्या हमारी कविता को उपलब्ध हुआ, यदि हाँ अवकाश हुआ तो मैं बाद में उन बातों को कहूंगा। धन्यवाद। जी प्रोफेसर सहगल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो चुनौती देने की बात है स्थापित मान्यताओं को, और विष्णु खरे इस मामले में लगातार प्रयोग भी करते रहे और जोखिम भी उठाते रहे। वो लगातार बोलते रहे, उनके तेवर बार बार हमें बताते रहे कि उनका जो काव्य व्यक्तित्व है और उनका निजी व्यक्तित्व है वो उनमें कोई फाक नहीं है, वो बिल्कुल आपस में गड्ढमड्ढ है
मिले जुले हैं, एक ही हिस्से हैं। और जो गद्य के बारे में कहा अभी कुमार अम्बुज साहब ने, हम वहां भी वही देखते हैं कि स्थापित मान्यताओं को तोड़ने का, नई मान्यताओं को रचने का, नई संरचनाओं को गढ़ने का, नई भाषा के इस्तेमाल की बात है, इन और नई संवेदनाओं का आविष्कार करने का भी। इस मामले में हर स्तर पर विष्णु खरे जी लगातार प्रयोगशील रहे और जोखिम उठाते रहे। आप क्या कहेंगे इस बारे? बिल्कुल मुकेश जी, इस मामले में वो बेजोड़ थे। और आप में से कम 2 लोग तो मध्य प्रदेश से हैं। मैं ये बात रेखांकित करना चाहता हूँ, शानी जी भी मध्य प्रदेश से ही हैं, जाहिर है। मैं भी मध्य प्रदेश का ही हूँ। तो अच्छा कि इधर पंजाब और उत्तर प्रदेश भी आ गया उसमें। केश जी, ये एक बात रेखांकित करने वाली है कि जब मैं समकालीन परिवेश को देखता हूँ, ठीक है, जोशी जी, राजेश जोशी जी हमारे बीच बैठे हैं, ये अपने तरीके से बहुत सी चीज़ों से लोहा लेते रहे हैं और साहस से लोहा लेते रहे हैं। लेकिन बात खरे जी की हो रही है, तो खरे जी हैं, उससे पहले मुक्तिबोध थे। और इधर हम अशोक वाजपेयी को देखें, और इस तरह से संभवतः कुछ और नाम लिए जा सकते हैं। इस खरे ढंग से बात करना, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ही खरे नहीं है, कई खरे मुझे नजर आते हैं। तो ये जो खासियत थी उनकी, अब इस खासियत को कई तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं। हो सकता है कि कई लोगों को जो है उसमें कुछ अतिरेक लगे, हो सकता है कुछ मौकों पे उन्होंने कुछ अतिरेक किया भी हो, लेकिन जब आप साहस से बोलते हैं तो उसमें अतिरेक की संभावना भी रहती है। अतिरेक की संभावना है या अतिरेक है, ये सिद्ध करता है कि आप साहस से बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपनी कविता से ज्यादा वो कहीं ज्यादा साहस से बोलते रहे हैं अपनी कविता से बाहर। और ये ज्यादा बड़ी बात है, कविता के अंदर साहस करना थोड़ा आसान है, और कविता के बाहर साहस दिखलाने में जोखिम ही जोखिम है। लेकिन वो जी जोखिम उठाते रहे। और जिस तरह से कुमार जी बात कर रहे थे, अम्बू जी बात कर रहे थे कि रैंड के उपन्यास की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए, ये चीज थी उनमें कि वो अभिव्यक्ति को प्राथमिक मानते थे और बाकी सब चीजों को जो है वो पीछे रखते थे। जो मुक्तिबोध ने कहा, अभी लाइन तो बहुत उद्धृत की जाती है, लेकिन इसको निभाना इतना आसान नहीं है कि अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने अभिव्यक्ति के खतरे उठाए। दरअसल वो सबसे ज्यादा उसी समय खतरा उठाते नजर आते हैं जब सबसे ज्यादा खतरा होता है। वो कभी तोल के खतरा नहीं उठा रहे होते जो कठिन का साढ़े बास को दो दिन बाद ये खतरा उठा लिया जाए तो शायद ये इतना तीखा नहीं होगा। चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात हो, चाहे वो हिंदी एकेडमिक्स की बात हो, मैं समझता हूँ कि हिंदी अकादमिक वातावरण पे जितने बेलाग ढंग से उन्होंने चोट की है, उससे हम लोगों ने काफी कुछ सीखा और हमें भी उससे दिक्कतें आई, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं था उसका, सच बोल रहे थे। लेकिन इस तरह की चीजें उन्होंने की। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उन जैसा साफ बयानी से बात करने वाला और ईमानदारी से बात करने वाला, मुझे नहीं लगता कि वो शोर करना चाहते थे। बहुत सारे लोग हैं जो सनसनीखेज बयान देते हैं, लेकिन हम सूंघने लगते हैं कि ये सनसनीखेज बयान शायद इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इससे आपको एक मीडिया कवरेज मिलती है। उनको तो ऐसी कोई मीडिया कवरेज मिली ही नहीं। और उनकी ईमानदारी ये थी कि जिन लोगों पे वो पे बोलते रहे, वे वो लोग भी थे जिनके साथ वो उठते बैठते थे। बोलते हुए उन्होंने कभी इस बात का नहीं सोचा कि वो आदमी जो बिल्कुल मेरी दाईं तरफ है, मैं उसके खिलाफ ही बोलूंगा। जो मेरे साथ बैठा है और अगर वो उसकी किसी बात से असहमत है तो वो उसको दर्ज करते रहे, तीखे ढंग से दर्ज करते रहे
प्रोफेसर सहगल, ये तो उनके साहस की बात हो गई। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उनकी कविताओं पर भी अपनी राय रखें। उनकी कविताओं को आप किस तरह से देखते हैं? कविताओं की जहां तक बात आई, अभी अंबुज जी ने कहा कि उनकी कविताएं गद्य के करीब हैं और गद्य को कविता में साधना जो है एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से ये इस तरह से भी बात थोड़ी चौंकने वाली भी लगती है और चौंकाने वाली है, इसलिए महत्वपूर्ण भी लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में इस तरह की बात कही गई कि कवियों का जो निकष है, जो कसौटी है, वो गद्य है। और इसलिए वो तो कविता में ही गद्य लेके आने की बात है। निश्चित रूप से उनकी कविता का जो मुहावरा है वो दूसरों के पास नहीं है। यहाँ मुझे ये कहना होगा कि जो विष्णु खरे हैं, उनकी कविताओं में कविताएं की कमी नहीं है। एक ऐसा परिदृश्य जहां कविता की संभावना है, वो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से खोज लेते हैं। उसके आगे जो उनकी बड़ी खूबसूरती है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, वो रेयर है। एक कविता है उनकी बदनाम औरत को लेकर। हर शहर में एक बदनाम औरत होती है। बिल्कुल, वो इतनी लंबी कविता है और इतनी डिटेल्स हैं उसमें। मैं तो हैरान होता हूँ कि उनकी जो तीसरी आंख है, क्योंकि मुझे भी जो है उनसे बहुत बार मिलने का मौका मिला और मिलने में तो बड़े खिलंदड़ किस्म के और हर समय कुछ ना कुछ वो खुराफात में रहते थे, लेकिन जिस प्रकार से वो जो उनकी ऑब्जर्वेशन, लेकिन जिस गद्य नुमा होने की ओर संकेत किया अंबुज जी ने, मैं कहूंगा कि उसमें एक ठंडापन है, मुझे ऐसा लगा। और यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि आम हिंदी कविता जो है, एक साठोत्री कविता को छोड़कर, और उससे पहले राजेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साठोत्री कविता का एक इमेज बना दिया गया है हिंदी आलोचना के अंदर कि वो बड़ी अराजक, विध्वंसक और नकारात्मक कविता है, लेकिन उसके अंदर विनोद कुमार शुक्ल भी हैं और उसके अंदर विष्णु खरे भी हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं, लीलाधर जगुड़ी भी है जी। तो उन्होंने उस साठोत्री धर्म को कैसे निभाया? मेरे मत से उन्होंने उस साठोत्री धर्म को अपनी कविता में एक ठंडापन भर के जो है निभाया। हालांकि मैं इसके बारे में कोई अंतिम बात नहीं करना चाहता, ये इन्वेस्टिगेशन की चीज है, इस पे वो आगे खोजबीन की जा सकती है, लेकिन एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, तमाम दूसरे लोगों को यहाँ पे बात करें। मुझे लगता है कि हिंदी कविता में जो लय के प्रति आग्रह है, जो एक भाव प्रवणता के प्रति आग्रह है, जो एक कॉमन चीज नजर आती है, आज भी काफी है। मंगलेश जी जो हमारे जैसे कवि हैं, वो उसमें काफी कुछ रखते हैं और बड़ा वो हमको प्रिय भी लगता है, और हमारी एक जो गीत की परंपरा रही है वो सब कुछ है। मुझे लग रहा था कि कहीं वो उसको हटा के कोई दूसरी चीज रखने की कोशिश कर रहे थे। अब उसमें कितना सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये बहस तलब हो सकता है। और मुझे ये बात भी यहाँ पे जोड़नी होगी कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम इन तमाम चीज़ों पे बात कर रहे हैं। जब हम उनके ना रहने से उनकी कविता पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई दूसरा हो जाता है। यदि वो हमारे बीच में होते और हम उनकी कविता पे बात कर रहे होते, तो उसका अर्थ और उसका प्रभाव कोई दूसरा होना था। मैं आप लोगों को ये निवेदन करूंगा कि आप अगला कोई इंतजार नहीं कीजिएगा और समय रहते इस तरह की चर्चा कीजिएगा। जी, आपने और कंबोज जी ने दोनों ने कहा कि पद्य का गद्य हो जाना ये एक निकष विष्णु खरे जी का था, लेकिन हम लोग ने उनका गद्य भी पढ़ा है और उसका जो आनंद पद्य की तरह है, कविता मय गद्य, और जितना तरल, मतलब बड़े लंबे लंबे लेख वो लिखते थे और हम लोग एक रीडिंग में शुरू से अंत तक पढ़ते थे और उसका अपना आनंद होता था। खैर, व्योमेश जी, हम आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि विष्णु खरे जी की कविताओं का आपका अपना अध्ययन, अपनी दृष्टि से उनको देखना, समझना,
पहचानना वो क्या है, उसमें क्या खास बात आपने देखी है? विष्णु खरे ने, एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शानी फाउंडेशन का, खास तौर पर फिरोज शानी साहब का और परवेज अहमद सर का। शानी साहब और विष्णु खरे की दोस्ती का मिथक जो है हमारे लिए एक बिल्कुल जिंदा शय है। तो वो दोस्ती, उसको सलाम करते हुए मैं अपनी बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। एक गैर तात्कालिक, प्रोएक्टिव, अपनी प्रकृति में आधुनिक और कुछ जोखिम उठाकर कहा जाए तो गैर राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता की खोज समकालीन हिंदी कविता में विष्णु खरे की कविता का सबसे बड़ा हासिल है मेरे ख्याल से। धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल उनकी कविता से निकलकर सामने आया, उसको किसी घटना का इंतजार नहीं था अपनी अभिव्यक्ति के लिए। वो किसी मेरठ, किसी हाशिमपुरा, किसी अलीगढ़, किसी अयोध्या, मथुरा, काशी की तलबगार नहीं थी। और इस मोर्चे पर रात दिन सक्रिय, सतर्क रहने की जिम्मेदारी उन्होंने समूची हिंदी कविता को दी। मैं ये नहीं कहता कि वो धर्मनिरपेक्षता को हिंदी में लाने वाले पहले कवि हैं। धर्मनिरपेक्षता आधुनिकता से निकली बहुत सारी परंपराओं में से एक है, बल्कि वो एक प्राक आधुनिक परंपरा भी हो सकती है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता गैर तात्कालिक न हो और हवा और मौसम की तरह हमारी शेराओं में, हमारी नसों में, हमारे रिफ्लेक्सेस में हर पल जिंदगी के छोटे से छोटे नैनो सेकंड में वर्तमान रहे, ये बात विष्णु खरे की कविता से हम सब लोगों ने सीखी है। हम सब लोग विष्णु खरे अपने दौर में लिखी जा रही अच्छी कविता के स्थायी रकीब थे और उनकी कविता महाकाव्यात्मक आकांक्षा की कविता है। हम सब जानते हैं कि रामायण और महाभारत से कितने गहरे आकर्षण से वो बंधे हुए थे, वो उनकी कविताओं में भी दिखाई देता है। और विष्णु खरे इतने शरारती कवि थे कि जब भी किसी विषय वस्तु को वो कविता में उठाते थे तो उसको इतनी दूर तक अपनी अभिव्यक्ति में एक्सप्लॉइट कर लेते थे कि उस पर दोबारा कविता लिखना नामुमकिन हो जाए। जैसे 3 कविताएं उनकी क्रिकेट पर हैं, स्कोर बुक, कवर ड्राइव और सिंगल विकेट सीरीज। लेकिन और शायद हिंदी की पहली 3 कविताएं हैं क्रिकेट पर लिखी गई। लेकिन उन कविताओं को अगर आप याद रखते हैं, अगर आप उनसे परिचित ही नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है। उन कविताओं को पढ़ लेने के बाद क्रिकेट पर कविता लिखना प्रायः नामुमकिन हो जाता है आपके लिए। विष्णु खरे जिन विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं उन पर कविता लिखना असंभव बनाने वाले कवि मेरे लिए। इतने परफेक्शन के साथ, इतने निखार के साथ उनका गद्य जो है, कुमार अंबुज जी ने, ये उस्तादों की महफिल है, राजेश जोशी जी, सत्यपाल जी, अंबुज जी, मुझे मालूम है स्क्रीन पर परवेज अहमद सर भी हमें सुन रहे होंगे, खुद आप बैठे हुए हैं मुकेश जी, आपको सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, हम लोग जवान हुए हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम में। विष्णु खरे की कविता गद्य है या पद्य, इसको किसी वेग स्टेटमेंट में पकड़ने की कोशिश पिछले लगभग 3 दशकों से होती आ रही है। विष्णु खरे की कविता गद्यात्मक है और विष्णु खरे अपने अभिमतों में अतिरेक से काम लेते हैं। मेरे ख्याल से ये मूल्यांकन नहीं है, उनकी प्रतिभा के सामने एक तरह का की बेजारी उपस्थिति है। हमें ऐसे ढीले प्रत्ययों में विष्णु खरे जैसे सावधान और विष्णु खरे जैसे जिद्दी कवि व्यक्तित्व को पकड़ना नहीं चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होगी उनके प्रति। अंबुज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विष्णु खरे कविता को गद्य की ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे और संगीत उनके लक्ष्यों में नहीं था। लेकिन विष्णु खरे के
अत्यंत प्रिय और आधुनिक हिंदी कविता के बहुत बड़े हस्ताक्षर रघुवीर सहाय ने खुद उनकी कविता के बारे में क्या लिखा है, कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा, खुद अपनी आंख से विष्णु खरे के तीसरे कविता संग्रह की समीक्षा करते हुए। रघुवीर जी के शब्द हैं, हम इन कविताओं के दृश्यों को एक संपादित फिल्म की तरह देखते हैं, ठीक है, और अगर हमें आज के शिल्प जगत से परिचय है तो हम उस निःशब्द फिल्म के पीछे एक संगीत भी कल्पना में सुन सकते हैं। वास्तव में ये संगीत कविता की भाषा की झनकार से पैदा नहीं होता। अंबुज जी की बात में मैं एक पढ़त लेना चाहता हूं कि जो उच्चतम गद्य है, परिष्कार के ज्यादा गहरे धरातल पर अवस्थित विष्णु खरे की कविता का गद्य अंततः वो हमारी कल्पना में संगीत की तरह ही सुनाई देता है। 70 के, शुक्रिया सर, मैं कुछ और आगे बढ़ूं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। सर, मैं एक कविता उनकी सुना देना चाहता हूं इस मौके पर। क्या बात है, प्लीज। हाँ सर, 70 के दशक के बिल्कुल आरंभ में विष्णु खरे की जिन कविताओं ने समकालीन हिंदी कविता की भाषा को एक अर्थ में बदल कर रख दिया था, उनकी एक काउंटर पॉलिटिक्स भाषा की तैयार की थी। उसमें से एक कविता है टेबिल, जिससे हम सब परिचित हैं, थोड़ी सी बड़ी है। टेबिल के बारे में विष्णु खरे ने मुझसे कहा था, कोट, विष्णु खरे की शक्ति और विष्णु खरे की सीमा एक आधुनिक मनुष्य की, एक आधुनिक लेखक व्यक्तित्व की शक्ति और सीमा है। विष्णु खरे कहते हैं, जब तक मेरे पिता जिंदा थे मैं कविताएं लिखने से थोड़ा घबराता था। मुझे डर था कि मैं जो भी लिखूंगा उसमें थोड़ी बहुत आत्मकथा आ ही जाएगी और पिता को ये संकेत मिल जाएंगे कि मैं किसके बारे में क्या बात कर रहा हूं। मुझ पर पिता का बहुत आतंक था। जब तक मेरे पिता जिंदा रहे, लेखन के मोर्चे पर मैंने खुद को कैद में महसूस किया। मुझे ये भी लगता रहा कि अगर मेरे पिता 10-20 साल जिंदा रह गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। मैंने उस वक्त तक 2-3 कहानियां लिखी थीं और उनसे छिपा कर रखी थीं, क्योंकि उन कहानियों में वो भी आते थे, हमारे चाचा भी आते थे और लोग भी थे। वे यकीनन समझ जाते। टेबिल उनकी मौत के बाद लिखी गई पहली कविता है। पिता की मृत्यु हुई 1968 में, तब मैं 28 साल का था। 28 साल तक मुझ पर पिता का आतंक बना रहा आया। टेबिल एक तरह से उस पूरी मुक्ति की कविता है। एक अर्थ में मैं अपने इतिहास से मुक्त हुआ, परिवार से मुक्त हुआ, अपने पिता के डर से मुक्त हुआ, व्यतीत के डर और अतीत के बोझ से मुक्त हुआ। ये मुक्त होने की कविता है। अगर ये कविता लिखे जाने की पृष्ठभूमि न बनती तो शायद मैं कवि न हो पाता या बहुत ही खराब कवि होता। अच्छा तो खैर अब भी क्या हूं, कम से कम मैं उस तरह का कवि न हो पाता जिस तरह का कवि मैं हूं। ये कविता एक परिवार का, जो संयोग से मेरा परिवार है, उपन्यास है। ये उस कविता के बारे में उन्होंने कहा है। अब सर मैं कविता सुनाने की जरूरत करता हूं। विष्णु खरे की कविताएं इतनी लंबी हैं कि बेहतर होगा आप एक अंश अगर खास उठा लें उसका, हाँ, यही करता हूं मैं। चर्चा भी आगे बढ़ानी है। जी सर। उसका जो आखिरी अनुच्छेद है वो मैं सुनाता हूं। हम सब लोग यहाँ उस कविता को बार बार पढ़ने वाले, उससे प्यार करने वाले लोग, और मेरे ख्याल से जो सुन रहे हैं वो भी उस कविता से वाकिफ हैं। 3 पीढ़ियों का इतिहास इस कविता में है। एक सस्ती सी पुरानी टेबल है जो पहले वाचक के पिता की टेबल रही आई है और अब उस पर बेटी, वाचक की बेटी, टेबल पर पड़ी हुई अजीब अजनबी चीजों को देखती है किसी बच्चे की जिज्ञासु निगाह से। उसी की कविता है। आखिरी पैराग्राफ है, अपने बेटे को जो अब बड़े शहर में गंजा और भद्दा होता हुआ एक मंझोला अफसर था,
ये खुद के लिए कहा है। और जो बाकी सामान को ठिकाने लगा, सिर्फ टेबल, चूंकि वह फोल्डिंग थी और आसानी से लाई जा सकती थी, साथ ले आया। और जब फर्नीचर वाले ने कह दिया कि वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है और उस पर सनमाइका लगवाना भी बेकार है, तो उसने उस पर गैर जरूरी किताबें, पुराने खत, बेकार दवाइयां और कंपनियों के सूची पत्र, टूटे और गुमे हुए तालों की चाबियां, जापानी दूरबीन, ये दूरबीन उनकी एक और कविता में आती है, और टाइपराइटर की घिर्रियां रख दी, जिसमें उसकी 3 बरस की लड़की की जायज और भरपूर दिलचस्पी थी, और जो टेबल के पायदान पर खड़ी होकर उसी तरह इस आश्चर्य लोक को फैली आंखों से देखती थी, जिस तरह 24 बरस पहले ये अब गंजा और तुंदियल होता हुआ मंझोला अफसर उझक कर झांकता था उस आईने में, जिसमें सुंदर लाल बाएं गाल को जीभ से उभार कर दाढ़ी बनाते हुए भेंगे होकर देखते थे। नाक के तीखेपन और जबड़े की लंबाई में अपने पिता मरहूम मुरलीधर का असर शायद पहचानते हुए, और टेबल के हिलने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा हिलता था। बस। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, विष्णु खरे की अपने पूर्वजों को जान लेने में बड़ी दिलचस्पी थी, और अपने दादा मरहूम मुरलीधर का नाम बताकर वो मुझसे कहते थे कि तुम बनारस के पंडों की बही जाकर देखो कि खंडवा से कौन, माफ कीजिएगा, छिंदवाड़ा से कौन विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया। मुझे ये इतना दुस्साध्य काम लगता था कि मैं कभी नहीं गया, और उनसे वादा करता रहा कि मैं एक न एक दिन जरूर जाऊं। पता नहीं कितना जान लेना चाहता कविता हिंदी का। जी, शुक्रिया। राजेश जी, आपने अपने पिछले वक्तव्य में दोनों चीजों पर एक तरह से एक साथ में टिप्पणी कर दी थी। एक तो ये कि जो कविता की जो धारा है उसमें विष्णु खरे जी कहाँ है, और दूसरा जो राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य है उसमें विष्णु खरे की कविता कहाँ है। मैं आपसे अब इस दौर की जो दूसरा दौर है इसमें मैं ये जानना और समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों के साथ कि आप उनकी कविताओं के कौन से तत्व हैं जिन पर सबसे ज्यादा मुग्ध हैं, सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करते हैं। दो बातें मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूँ, और क्योंकि अभी बहुत देर से उस पे तरह तरह से बातें हुई हैं उनकी गद्यात्मकता पर, ये जरूर लगता है कि उनकी कविता को पढ़ते हुए जो पहला इंप्रेशन होता है वो अक्सर ये लगता है कि उनने एक ऐसी गद्यात्मकता को साध लिया है जिसमें लय को देश निकाला दे दिया गया है। लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे जैसे आप उस कविता के बहुत नजदीक जाएंगे, बल्कि उस कविता के भीतर जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर छिपी हुई एक बहुत ही खास तरह की लय मौजूद, और उसकी लय उसके समय की लय का पाठ बुनियादी। मुझे हमेशा लगता है कि विष्णु खरे की जो गद्यात्मकता है उसमें बहुत गहरे धंस कर उसकी लय को जानने की आवश्यकता है। वो लय एक उनके समय की लय का पाठ है, और यही नहीं, जो लोग इस लय को नहीं सुन पाएंगे या जो लोग इस लय को नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए विष्णु खरे की लय को सुनना या उसके टाइम को सुनना दोनों असंभव है। इसलिए उस गद्यात्मकता को सिर्फ गद्यात्मकता बार बार कहने से काम शायद नहीं, क्योंकि आख्यान गद्यात्मकता का सिर्फ एक आभास देता है। दूसरी एक बहुत ही जो जरूरी बात उनकी कविता में मुझे लगती है, उसमें सिर्फ विवरण नहीं है, उसमें सिर्फ ब्यौरे नहीं है, जो कि हैं, और बेहद अच्छे ऑब्जर्वेशंस विष्णु खरे, यानी ऑब्जर्वेशंस के अद्भुत कवि हैं हिंदी के, पर उनमें एक सेंस ऑफ फैक्ट पर बहुत ज्यादा जोर है।
उनकी कविता में आप देखेंगे कि बहुत, यानी उनके फैक्ट्स को आप कहीं वो नहीं कर सकते कि कोई फैक्ट गड़बड़ नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। बहुत ही सेंस ऑफ फैक्ट पे बहुत ज्यादा जोर है। इलियट मानता है कि अपने व्यक्तित्व और इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। अगर आप सेंस ऑफ फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये इच्छाओं और व्यक्तित्व का दमन करके ही इस सेंस ऑफ फैक्ट को पाया जा सकता है। इसीलिए विष्णु खरे का खुद का उनकी एक भूमिका जो है निज कवित्व का संकट करके कवि ने कहा में जो उनकी भूमिका है, उसमें उन्होंने कहा कि विष्णु खरे ने कहा कि जहां तक मुझे याद है मैंने अपनी कविताओं का ना तो बचाव किया है और ना उनकी पैरवी की। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि कई कविताओं को कवि कभी कभी बरसों बाद उसे अपनी वसीयत से निकाल देता है। तो ये जो एक तरह की का साहस है या एक तरह की संगता है, अपनी ही कविता को निकाल देना, निकाल बाहर करना, या एक तरह से उस कविता को कब तक बनाए रखें, या ना इस सेंस ऑफ फैक्ट के लिए एक अद्भुत कविता, शायद हिंदी की वो बेजोड़ कविता है लालटेन जला। क्या बात। इसके लिए उन्होंने, आप सोचिए विष्णु खरे एक बहुत ही नागरिक कवि, बहुत ही अर्बन पोइट, रियल सेंस पोइट ऑफ सिटी कहा जा सकता है। तो एक ऐसे पोइट रोशनी को निर्मित करने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, रोशनी को निर्मित करने की कितनी जटिल प्रक्रिया होती है, इसके लिए लालटेन जैसे बिंब को, या बिंब भी नहीं कहना चाहिए, लालटेन जैसे उपकरण को चुनता है। और उसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं बचता है जो लोग थोड़े से भी जिनने गांव का जीवन जिया है और जिनने लालटेनें जलाई हैं या लालटेनों को बनने की प्रक्रिया देखी, लालटेनों को जलाने की प्रक्रिया देखी, उसमें कोई फैक्ट के घासलेट भी दो तरह का होता था जो घर में आता था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो आप सोचिए एक कवि की निगाह कहाँ है, कैसे ऑब्जर्वेशन से, दो तरह का घासलेट था और उसमें एक सफेद घासलेट होता था और दूसरा जो घासलेट होता था उसे छुपा के लाया जाता था, इसलिए कि इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रेस्टीज डाउन होती। तो अक्सर जब बीच महीने में खर्च हो जाता था तो वो वाला घासलेट लाया जाता था। ये सारे फैक्ट्स उसमें ये भी फैक्ट्स हैं कि किस तरह बत्ती को काटा जाता था और बत्ती को प्रॉपर किया जाता था। सबसे ज्यादा दिलचस्प उसमें जो है वो है जो लालटेन का शीशा, उसे साफ करने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, यानी ये पूरी कविता एक रोशनी को बनाने की प्रक्रिया है सच पूछे जाए। यानी खैर विष्णु खरे का जो दूसरा जो सबसे सर्वाधिक चर्चित संग्रह है सबकी आवाज के पर्दे में, वो मीर की लाइन है, पर इस जिनने लालटेन जलाना को बहुत गौर से पढ़ा होगा, उनने देखा होगा कि उस खासतौर से शीशे को साफ करने की जो जितने डिटेल्स विष्णु खरे ने जुटाए हैं उसको पढ़ते हुए मीर का एक अद्भुत शेर मुझे हमेशा याद आता रहा है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की कार गए शीशागरी। क्या बात है। तो ये जो है इस शीशागरी का जो आफाक की शीशागरी का जो काम है, ये जो कांच, ये जो लालटेन का, ये बहुत ही नाजुक है, इसे साफ करना बहुत नाजुक है, जरा से में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस और इस तरह सेंस ऑफ फैक्ट्स को कविता में कन्वर्ट कर, कविता में बदल देना बहुत ही कम होता है। मतलब सेंस ऑफ फैक्ट्स कभी भी कविता में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इलियट ने कहा व्यक्तित्व और इच्छाओं का दमन, कोई कभी अपनी इच्छाओं का दमन कर ले और अपने व्यक्तित्व का दमन कर ले, यानी मतलब ठीक है। और विष्णु खरे तो अक्सर ऐसा लगता था कि वो हर एक पे गद्दी काटने, यानी उनके व्यक्तित्व इतना ज्यादा आक्रामक और ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने व्यक्तित्व का कभी दमन कर ही नहीं। पर आप एक कवि को जब आप कविताओं से देखते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि वो जो बाहरी ढांचा है वो
ही नहीं है, से भिन्न कुछ है कवि। तो ये एक बहुत ही सुंदर बात है और बड़ा बारीक ढंग से, मतलब ये कहना बात ही अजीब था, शायद लगे कि विष्णु खरे की कविता एक, उसमें एक हिडन डायरेक्ट एक छुपी हुई सी उपदेशात्मकता कहते हैं, जो बार बार बताया जाता है, बार बार कहा जाता है आप लालटेन जलाना अकेली कविता को ही पढ़ें तो उसमें आएगा कि लालटेन जलाने की प्रक्रिया में लालटेन बुझाना या कम करना भी शामिल है। जब तक विवशता ही ना हो तब तक रोशनी बुझाना ठीक नहीं। और उसकी अंतिम पंक्तियां जो हैं लालटेन जलाना की, वो अद्भुत पंक्तियां हैं, तो उसे सिर्फ लालटेन जलाना की प्रक्रिया से बहुत बाहर ले जाकर एक बहुत ही बड़ी कविता के रूप में रूपांतरित करती है और बाती को वहीं तक नीची करते हैं जब तक उसकी लो सुबह उगते सूरज की तरह लाल और सुखद न दिखने लगे। तो ये विष्णु खरे की कविताओं को पढ़ते हुए अक्सर मुझे बहुत महसूस होता है कि जैसे उन्होंने सेंस ऑफ फैक्ट को कविता में कन्वर्ट किया। ये बहुत दिलचस्प बात। आवाज नहीं आ रही। हाँ, हमारी रचना कर्म में आता है। और दूसरा जो पक्ष है उनका कि सिनेमा में जो उनकी दिलचस्पी थी, सिनेमा पर जो उनका अधिकार था, सिनेमा के ज्ञान पर, वो चित्रात्मकता, वो जिसका जिक्र अभी व्योमेश जी ने भी किया रघुवीर सहाय के हवाले से, तो वो दोनों चीजें अगर आप जोड़ कर देखें विष्णु खरे जी की कविता को तो फिर क्या सामने आता है? मेरे से कह रहे हैं? मैं कुमार अमुद जी से सवाल था ये। अच्छा अच्छा, आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही। देखिए, सिनेमा के बारे में यदि हम बात करेंगे, सिनेमा को लेकर, मैंने तो खैर उनका उदाहरण ही उनके व्यक्तित्व के लिए जो मैंने कल्पना की मेरे मन में जो थी वो तो सिनेमा के माध्यम से और एक चर्चित किताब के माध्यम से ही की, लेकिन वो एक इतना विस्तृत और अलग विषय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम उनकी कविता पर जो बात चल रही है, यदि आप अनुमति दें तो मैं उसी को थोड़ा कंटिन्यू करूं, क्योंकि वो बहुत अलग विषय हो जाएगा। अनुवादक का उनका अपना एक रूप है। नहीं, मैं कविता पर ही बात कर रहा हूँ कुमार अमुद जी, उनकी कविता पर ही बात कर रहा हूँ। उससे थोड़ा सा जोड़ के ही कुछ कहने की उनके, चूंकि उनके पूरे तो ये रचना कर्म का यहाँ पर हिस्सा बातचीत कर रहे हैं और एक बहस उस तरह से नहीं है और ना कोई विमर्श की ये गोष्ठी नहीं है। लेकिन दो बातें जो व्योमेश ने कही और थोड़ा सा राजेश जी ने जो कहा, उसको मैं अपनी तरफ से कहते हुए चलता हूँ, उनके विरोध में नहीं, लेकिन उस बात का मुझे लगता है बात अधूरी छूट जाएगी केवल इसलिए। एक तो मैं इस बात से, व्योमेश जी की इस बात से पूरा सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने जो कविता का स्ट्रक्चर तैयार किया और गैर सांप्रदायिकता का जो बात कही वहां तो ठीक है, लेकिन गैर राजनीतिक कविता का स्ट्रक्चर नहीं है उनका। उनकी कविता अपने अधिकांश में बहुत राजनीतिक है। हम राजनीतिक शब्दावली जहां इस्तेमाल की जाती है तो उसी को राजनीतिक कविता मानने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक कविताएं, बड़ी राजनीतिक कविताएं तो वो होती हैं जो मनुष्य के जीवन, परिवार के बारे में बात करती हैं, अपने आसपास के बारे में बात करती हैं और उसमें राजनीति ने जो परिवर्तन ला दिए हैं मनुष्य के जीवन में, उसको रेखांकित करती हैं। विष्णु खरे की कविता बड़े स्तर पर राजनीतिक कविता है। एक तो मैं ये उनसे थोड़ी सी अपनी बात को कहूँ पूरक बात के रूप में भी कहना चाहता हूँ। दूसरा ये कि जो गद्य की बात चल रही है, देखिए ये कहना कि हम एक खास नजरिए से, खास अभी तक की जो स्थापना है उनकी तरह से देखें तो बहुत सारी चीजों पे हम, बहुत आसानियां हैं इसको कहने में कि गद्य में संगीत है। बिल्कुल है, एक अच्छा गद्य में भी संगीत होता है, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो संगीत एक पाठक किस तरह से देखता है, किस तरह से पैदा करता है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। उन्होंने कविता के साथ क्या ट्रीटमेंट किया, उन्होंने अभी तक की जो कविता थी उसको एक गद्य की ऊंचाई तक ले गया, और गद्य की ऊंचाई तक ले जाना का अर्थ ये नहीं है कि उसमें से संगीत खत्म कर दिया।
उन्होंने तो संगीत के ऊपर भी बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं, संगीत के ज्ञान की हम बात करें तो, लेकिन वो उस रेटरिक में नहीं फंसे, उस तुकवाद में नहीं फंसे जो केवल शब्दों की तुक से नहीं, एक खास तरह के रेटरिक होने से भी पैदा होता है। उनकी कविता को यदि आप गद्य के जरिए, गद्य के नजरिए से, गद्य की ताकत के साथ नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा अन्याय वहां होगा। और लय तो होती है, लय तो अलग चीज है, लय तो आपके बोलने के लहजे से लेके और भाषा तक में हर चीज में लय, और बिना लय के तो कविता कोई संभव होती नहीं, बल्कि कोई अच्छी रचना बिना लय के संभव नहीं होती। लेकिन संगीत को लेकर हमारे आग्रह यदि कुछ हैं तो हमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छी गद्यात्मक कविता का जो संगीत है वो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, चित्र भी हो सकते हैं। वैसे तो देखिए पूरी दुनिया में ही आप जहाँ देखिए, एक संगीतकार की निगाह से तो संगीत दिखेगा, एक चित्रकार की निगाह से देखो तो हर जगह चित्र दिखेगा, एक कवि की निगाह से देखो तो हर घटना में कविता दिखेगी। वो आपकी अपने तरीका हो सकता है। लेकिन जब हम ठोस ढंग से उनकी कविता की बात करेंगे तो गद्य की उनकी ताकत के रूप में मैं देखता हूँ, गद्य की उनकी किसी कमजोरी के रूप में नहीं है। वो हिंदी कविता के लिए एक आधुनिक संस्करण है। वो संस्करण विष्णु खरे से पहले नहीं बनाया गया है, इतनी ताकत से, इतनी शक्ति के साथ और इतने सौंदर्य के साथ प्रस्तुत नहीं हुआ है, और वो उनकी ताकत के रूप में मैं याद करना चाहूंगा। खैर बहरहाल, जो व्योमेश जी ने कहा कि वो मेरी बात पर बढ़त ले रहे हैं, वो उनकी विनम्रता के रूप में बात थी, लेकिन वो असहमत थे और मैं भी उनसे असहमत हूँ, क्योंकि उतना अवकाश नहीं है, इसलिए अभी ये बात यहाँ मैं छोड़ता हूँ। बहरहाल, दूसरा उनकी एक कविता के बारे में बात करता हूँ। 2 कविताएं मैंने निकाली थी उन पर बात करने के लिए, पर समय के अभाव में मैं पहले एक कविता पर बात करता हूँ, जिससे कि वो जो मुकेश जी का आग्रह है कि हम उनके सिनेमाई जो उनका एक नजरिया था उसको सामने रखें, क्योंकि विष्णु खरे की कविताओं भर पे बात करना है तो कम से कम 50 कविताएं ऐसी हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। 50 से कम कविताएं ऐसी नहीं है। उनके 4-5 वर्गीकरण उनके हो सकते हैं और 50 कविताएं मेरी निगाह में बातचीत। तो मैं एक कविता उसमें लेता हूं। राजेश जी ने लालटेन जलाना एक अलग तरह की कविता ली, तो वो उस पर बात हो गई, अच्छी बात है। थोड़ा टेबल पर व्योमेश ने जिक्र किया, तो एक तीसरे तरह की उनकी कविता है 1946 की एक रात। क्या बात है। ये उनकी माँ की मृत्यु का रिकंस्ट्रक्शन है, ये पुनर्सृजन है उनकी माँ की मृत्यु के दृश्य का। और ये पूरी कविता एक सिनेमेटोग्राफर की तरह लिखी गई कविता है। इसके बहुत रूप है, जो मैं कह रहा हूं उतना नहीं कि उस कविता के को पढ़ने के और उसको समझने के 50 तरीके हो सकते हैं। मैं 2-4 तरीकों के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक कविता और याद आती है, मैं उसका संदर्भ भर दे दूं। एक उनकी कविता है अपने आप और बेकार। ये रघुवीर साहे को जब नौकरी से निकाला जाता है और वो अज्ञे से मिलकर लौट रहे हैं, कमाल है। पूरे दृश्य को भी रिकंस्ट्रक्ट किया है उन्होंने, वो वहां थे नहीं। देखिए, उन्होंने कई कविताओं में स्क्रिप्ट लिखी है, और जो स्क्रिप्टिंग है वो अपने आप में एक कविता की तरह लिखी गई स्क्रिप्टिंग है, गद्य में लिखी गई है, लेकिन स्क्रिप्टिंग उनकी जो है, और इसलिए देखिए मेरा सवाल यही था अम्बुज जी, मैं बस यही इसी तरफ आपको पूछ रहा था। जी। तो उनकी कविताओं में कई तो स्क्रिप्ट हैं, जैसे ये इस कविता को मैं स्क्रिप्ट की तरह पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। और ये राजनीतिक कैसे है, ये भी मैं जो व्योमेश जी की बात के संदर्भ में मुझे बात याद आई, मैं कहना चाहूंगा कि मेरी अपनी समझ क्या है कविता में राजनीति को देखने को, ऐसा भी मान सकते हैं, जो हो सकता है किंचित भिन्न हो और उससे आपकी सहमति हो, वो कोई जरूरी नहीं। लेकिन अपनी बात तो मैं कहने की इजाजत चाहता हूं कि 1946 की एक रात, देखिए ये शोक गीत, बहुत कम शोक गीत इतने अच्छे लिखे गए। वो 6 साल के थे जब माँ मरी, उनकी स्मृति तो बहुत क्षीण है माँ की मृत्यु के दृश्य को। तो उन्होंने जो कुछ सुना गया परिवार में, जो देखा गया, जो बाद में जो जिन लोगों ने देखा उसके बारे में कहा गया, यह फोटोग्राफी और पेंटिंग से भी अलग कविता है। इस पर मैंने एक छोटा सा नोट भी लिखा है पहले कि फोटोग्राफी और पेंटिंग में आपका जो चित्र है वो स्टिल हो जाता है, एक जगह रुक जाता है। लेकिन जब आप शब्द में, कविता में उसको लिखते हैं तो वो बहता है, वो एक फ्रेम भर नहीं बनता, उसमें एक एक पंक्ति, कई बार एक एक शब्द एक एक फ्रेम की तरह होता है, बहुत सारे फ्रेम से मिलकर बन जाता है। तो ये अपने समुच्चय में एक फिल्म की तरह काम करता है। और जिस तरह से वो दृश्यों को निर्मित करते हैं, वो सारे दृश्य एक सिनेमेटोग्राफर की तरह है, जैसा कि मैंने कहा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है
कि आप जब इसको देखते हैं तो चित्र या फोटोग्राफ की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि आपके अंदर हर शब्द, हर वाक्य के साथ आपका अपना अनुभव, अपना अपना लोकल और अपनी स्मृति के अनुभव उसमें जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह यह एक बड़ा सिनेमा हमारे सामने क्रिएट वो करते हैं। स्मृति को वो कैसे वापरे, वो स्मृति को उच्छ्वास की तरह कभी नहीं वापरते। ये बहुत बड़ी बात है कि वो स्मृति में उच्छ्वास को अलग कर देते हैं और अस्तित्ववाद को भी अलग करते हैं। वो उसको अंततः कितनी भी निजी बात क्यों नहीं कह रहे हो, वो एक बड़ी सामूहिकता की तरफ ले जाते हैं, और वो सामूहिकता प्राय परिवार से होती है, समाज पर जाती है। देखिए, उनकी माँ टीबी से मरती है, क्षय रोग से मरती हैं, और वो उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिसमें बात छिपी है कि जिस समय उनको क्षय रोग हुआ था उस समय इलाज नहीं था, अस्पताल उस तरह से नहीं थे। वो ये बताते हैं कि मध्य वर्गीय, निम्न मध्य वर्गीय परिवार उस समय की राजनीति में किन किन जगह जाकर असहाय हो जाता था। उस समय की राजनीति की व्याख्या भी है उस काल की, कि राजनीति आपको केवल वोट में और संसद में यहाँ घटित नहीं होती है। राजनीति, यदि कल टमाटर का भाव बढ़ जाए उसमें भी राजनीति है। जब तक हम राजनीति को इस लेवल पर आकर नहीं देखेंगे, समझेंगे, तो हम हमेशा राजनीति को बहुत सारे डिस्काउंट्स देंगे और राजनीति की बहुत सारे विध्वंस को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि विष्णु खरे की कविताएं, अधिकांश 90% कविताएं गहरे तौर पर राजनीतिक कविताएं हैं। जहां वोकेबुलरी है राजनीति की, उसको हटा दे तो। दूसरी बात, इस कविता को आप रनिंग कमेंट्री की तरह देख सकते हैं, और रनिंग कमेंट्री में वो उसका अतिक्रमण करते हैं कई जगह। दूसरी बात यह है कि वो एक टेनिसन कवि ने कहा था कि आर्ट ऑफ मेमोरी क्या होती है। आर्ट ऑफ मेमोरी में आप क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट राजनीतिक विषयों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उसमें कथा राजनीति की कह रहे होते हैं कि कैसे राजनीति एक परिवार को, एक जीवन को और एक कैसे पूरे समुदाय को तरह तरह की मुश्किलों में डालती है। यदि एक परिवार लगातार विपन्न जीवन जी रहा है, उसके लिए क्या राजनीति उत्तरदायी नहीं है? क्या आप एक व्यक्ति की योग्यता के बावजूद या उसकी कम योग्यता के बावजूद उसकी भुखमरी को आप केवल एक गैर राजनीतिक घटना मान सकते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। विष्णु खरे कभी ऐसे नहीं करते हैं, और आर्ट ऑफ मेमोरी की भी रक्षा करते हैं। ग्रीक कवि थे हमारे साइमोनाइड्स, जिन्होंने बहुत हजारों साल पहले कहा था कि आर्ट ऑफ मेमोरी क्या है, कि आप दृश्य श्रृंखलाओं को कैसे बनाते हैं, दृश्यों की श्रृंखलाओं को कैसे बनाते हैं। ये कविता उसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपने दृश्य की श्रृंखला इस तरह से बना दी है, और पर्सनल हिस्ट्री को आप विखंडित कर देते हैं। आपका व्यक्तिगत इतिहास आप वहां लिख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, और उसको विखंडित कर देते हैं अचानक। और उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, भुआएं जुड़ी हैं, पूरा परिवार जुड़ा है, शेष रह गए बच्चे जुड़े हैं, खुद जो कवि, जो नायक जो कविता को लिख रहा है वो खुद जुड़ा है। और जिसमें अंततः ऐसा क्या होता है कि वो कहती है कि जैसे वो आखिरी समय, मरते समय आपको आशीष दे रही हैं, लेकिन वो आशीष आप अभिशाप की तरह पढ़ पाते हैं कि वो तो जा रही हैं, अब बच्चे अधिक अभिशाप में रहने वाले हैं, और जैसे उस अभिशाप की रक्षा के लिए उनके पास केवल आशीष देने के अलावा कुछ नहीं है। और एक ऐसी मृत्यु है जो अनअलंकृत है, जिसको किसी अलंकार में किसी में बांधा नहीं जा सकता, और एक सामूहिक स्मृति है। ये इतनी सारी चीजें एक कविता में उन्होंने घटित की हैं। एक कविता और इसके बारे में मैं बोलना चाहता था, वक्त नहीं है, नहीं बोलूंगा मैं। उनकी दृष्टिफेन नाम की बहुत ही अलक्षित, बहुत ही अद्भुत कविता है। वो क्यों अद्भुत कविता है, कभी अवसर आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि असल में विष्णु खरे के इतने सेट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। ये वो नहीं, हम वेग टर्न में नहीं पकड़ रहे हैं, ना पकड़ना चाहिए। कई बार हम हमारी सीमाओं को भी किसी वेग उसमें डाल देते हैं। है कि हम दो तरह से पकड़ पा रहे हैं तो हम समझते हैं कि किसी ने दो तरह से पकड़ा है तो शायद वो वेग है। ऐसा नहीं है। जो व्योमिस्ट काम कर रहे हैं वो अद्भुत काम है, अपनी तरह से एक तरीका है। उनके तरीके से शायद मैं नहीं सोच सकता था, राजेश जैसा सोचते हैं कविताओं को लेकर, या हमारे दूसरे साथी सोचते हैं, वो उनका अपना एक तरीका है। लेकिन आप इसको डेवलप करिए, इसको क्रॉस करने से इसको ये कोई विरोध नहीं। लेकिन देखिए ये पाठ है, तो भी इतना ही कह सकता हूँ। कविताओं के अलग अलग पाठ और अलग अलग उसके समझदारी होती है, इसमें विविधता भी होती है। जैसे मुकेश जी, जैसे मैं एक बात और आखिर में कह दूं, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई बात है, इसलिए कि उनकी देखिए गद्य की इस कविता ने क्या किया। गद्य से देखिए, गद्य को मैं बहुत महत्वपूर्ण पक्ष मान रहा हूँ उनका। उसने क्या किया, मैं उसकी उपलब्धियां बता सकता हूँ। आप 2-3 उपलब्धियां बताता हूँ। उन्होंने सूक्तियों को, जुमलों को, आप्त वाक्यों को, नैतिक उपदेशों को और सूत्रों को कविता से मुक्ति दिला दी, जो हमारी हिंदी कविता में बहुत और बहुत
संसार की कविता में था। सूक्तियां, जुमले, आक्तबात और नैतिक उपदेश जैसे उन्होंने लगभग रिड्यूस कर दिए, खत्म नहीं किए उनको। वो उनके न्यूनतम उस औकात में लाकर रख दिया कि इससे ज्यादा आपका कविता में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कविता में उन्होंने तर्क की स्थापना की, लेकिन वो तर्क मार्मिकता और काव्य आशय से अलग नहीं किया उन्होंने। कई हमारे इधर के कई कवि केवल तर्क से कविता बनाते हैं, लेकिन वो काव्य आशय को और मार्मिकता को और संवेदना को माइनस कर देते हैं। विष्णु खरे ने दोनों काम किए। उन्होंने तर्क को बचा के रखा और तथ्य, जैसा कि इशारा राजेश जी ने किया, वो तथ्य भी उस तर्क का उनका हिस्सा बने, उसको ताकत देने की। लेकिन उन्होंने काव्य आशय, संवेदना और सबसे बड़ी बात मार्मिकता को बचा के रखा। और जितनी ज्ञानशीलता, पठनशीलता और अपना जो भी बौद्धिकता थी उसको उन्होंने कविता में जगह दी, लेकिन कविता को किसी तरह भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया। ये बहुत बड़ी, ये उन्होंने गद्य के जरिए संभव किया। अकेले ये कविता के अभी तक के चले आ रहे उपकरणों से संभव भी नहीं था, मुमकिन भी नहीं था। जी, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा कुमार जी। बहुत अच्छे से आपने विभिन्न पक्षों पर रोशनी डाली उनकी, और खासतौर से वो जो आपने चित्रात्मकता वाली बात की, वो फिर से हमें उसको लक्ष्य करना चाहिए, मुझे लगता है। और अब मैं आऊँगा प्रोफेसर सहगल के पास, और मैं चाहूँगा कि वो जो पक्ष एक दूसरा जो मैं कुमार अम्बुज जी के पास ले गया था, आपसे समझना चाहूँगा कि विश्व कविता की जो समझदारी थी विष्णु खरे जी की, और विश्व कविता के साथ उनके जो संबंध थे उसका, और उनकी अपनी कविता का रिश्ता क्या था, कहाँ आप उन दोनों को जोड़कर देखते हैं? जी, ये आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया। मैं इसका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा, इस पर टिप्पणी करने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ जो आपने विश्व कविता की बात उठाई, तो मैं आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं, और विश्व कविता उसके बीच में आ जाती है। जो पूरा प्रस्ताव आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि विष्णु खरे नाम का शख्स इस दुनिया में आया, और वो दुनिया में किसी जगह पे पहुंचना चाहता था, वो कुछ करना चाहता था, वो कोई असर डालना चाहता था, वो कोई बात कहना चाहता था। अब वो जो कुछ भी करना चाहता था वो उसने केवल कविता के द्वारा नहीं किया। वो कवि भी थे, वो बहुत अच्छे आलोचक थे, बहुत अच्छे रिसर्चर थे, और जैसा फैक्ट की बात की कि फैक्ट को लेके बहुत सजग थे, जो उनके अच्छे पत्रकार होने का सबूत भी है, और उस ट्रेनिंग का परिणाम भी हो सकता है, और या जो एक वेस्ट के साथ उनका ताल्लुक था वो उसका असर भी हो सकता है। फिल्मों में उनकी जिस तरह से बड़ी दिलचस्पी थी, मुझे नहीं पता कि उनसे पहले हिंदी में कोई ऐसा था हमारे पास टिप्पणीकार और जानकार फिल्मों को लेके और विश्व सिनेमा को लेके जैसे वो थे। उनके बाद तो कई लोग दावा करते हैं, अनुवादक थे, अब वो सब आप जानते हैं। और यहाँ से विश्व कविता से उनका संबंध बनता है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने जो ज्यादातर अनुवाद किए और जिससे हिंदी कविता पर समृद्ध हुई, और जिससे वो ही नहीं जुड़े और बहुत सारे जो हिंदी के कवि हैं वो भी जुड़े उस कविता के साथ, वो थी पूर्व यूरोप की कविता। और फिर या एस्टोनिया जैसे, फिनलैंड जैसे सुदूर छोटे छोटे देश यूरोप के, जो यूरोप की पूरी संरचना में जिनकी कोई बहुत बड़ी जो हैसियत नहीं है, उन देशों के महाकाव्यों का उन्होंने अनुवाद किया। तो मैं समझता हूं कि उनकी कविता को जो है इस अनुवादों के जरिए, या जो वैसे उनके झुकाव रहे, उनके जो पसंदगियां रही, उसके नजरिए से और समय के नजरिए से यहाँ पे कुछ एक जो चर्चाएं हुई जब हमने उनका विश्लेषण किया उनकी कविता का, जो कि बड़े अच्छे ढंग से हुआ, बहुत सारी बातें सामने आई। लेकिन हमने उनके व्यक्तित्व को और उनकी कविता को
और उनके किए कर्म को उनके समय के साथ जोड़ने की इतनी कोशिश नहीं की। कवि चाहे किस मुहावरे में बात कर रहा हो, जैसे व्योमेश जी उनके निजी व्यक्तित्व पे ज्यादा बल देना चाहते थे, लेकिन समय से वो जुदा हो नहीं सकता। समय तो उसको बांध ही रहा होता है, समय तो उसको गढ़ ही रहा होता है। सो विष्णु खरे जी को भी उनके समय से अलग करके नहीं देखा जा सकेगा। तो वो ये जो समय था, जो जहाँ एक समाजवाद का मानवीय चेहरा, इस तरह की बातें हो रही थी, और उसके बाद एक वो दुनिया टूटी भी, उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो ये पसंद थी उसका उनकी कविता पे असर है। जब मैं उनकी बहुत सारी रचनाएं पढ़ता हूँ तो मुझे शिम्बोर्स्का की याद आती है, मुझे कहना पड़ेगा। और खास तौर पे जो ऐसी प्रत्यक्ष मुद्दों को, प्रत्यक्ष चरित्रों को, प्रत्यक्ष विषयों को अपनी कविता में लाने का जो उनका प्रयास है, उसका भी एक संबंध विश्व कविता के साथ हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ व्योमकेश जी बैठे हैं, हमें बताया गया कि वो उनकी कविता का जो है विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, तो ये एक पक्ष बनता है उनकी कविता का। जी सहगल साहब, चूंकि समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अगले 30 सेकंड 1 मिनट में अपनी बात को खत्म कर सकें, तो फिर हम व्योमेश जी के पास जाएंगे और उनसे एक कविता सुनेंगे, एक छोटी कविता या कविता का अंश, और फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। 1 मिनट तो नहीं, मैं 2-3 मिनट अवश्य लूंगा। मैं तो गद्य का जो उनका प्रसंग उठाया गया यहाँ पे, उनकी कविता की गद्यात्मकता के बारे में मैं एक बार फिर से उसको उठाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब हम उनकी कविता में गद्यात्मकता की बात करते हैं तो ये एक मुहावरा है, बात कहने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि हमें कोई और दूसरे नए तरीके से बात कर सकते थे उनकी कविता के बारे में, लेकिन हम इसी भाषा में इस मुद्दे को अब तक समझते आए हैं। लेकिन वो जो गद्यात्मकता है तथाकथित, उसका जो सौंदर्य शास्त्र है उसको रेखांकित करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा में भी हमने जो प्रचलित भाषा है उसमें ही उस सौंदर्य शास्त्र को छूने की कोशिश की है। और केवल उनकी कविता की बात नहीं है, हमारे यहाँ रघुवीर सहाय और कुछ और लोगों ने भी, जगुड़ी भी है जिन्होंने गद्यात्मक, और मंगलेश जी भी हैं जिन्होंने गद्यात्मकता के, तथाकथित गद्यात्मकता के निकट आने वाली कविता लिखी है। तो हमको इस गद्यात्मकता का सौंदर्य शास्त्र खड़ा करना होगा। और ये बात सही है कि वो एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, और ये सारी जो चीज़ है वो उनके पूरे व्यक्तित्व से नजर आती थी। ये जो इशारा किया गया वो सही है। लेकिन एक बात और, कि वो नेहरू युग के बाद के मोह भंग के कवि जो साटोत्री, मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से वो जो मूल्य नेहरू के टूट रहे थे उनको बचाने की कोशिश है उनकी कविता। और आज के समय में यदि हम उसकी रीडिंग करेंगे तो वो नेहरू की परंपरा को बचाने वाली कविता है। और एक बात और भी कही गई कि वो एक शहरी मुहावरे के कवि हैं, ये भी सही नहीं होगा। मैं समझता हूँ अम्मू जी ने बड़े विस्तार से वो प्रसंग जो हमारे सामने रखे हैं, जो गांव कस्बों से ही निकल के आते हैं, तो उनकी कविता का ये भी एक पक्ष है जहाँ गांव और कस्बे को देखा जा सकता है। और मैं चुनौती कविता की ओर इशारा करना चाहूँगा, जहाँ एक ऐसे किसी छोटे कस्बे में लोग सुबह सुबह सैर कर रहे हैं और एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं, और वो सारा वो जो है, तो इस तरह की और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि समय का अभाव है। और मुकेश जी जो है, मैं अब व्योमेश जी बिल्कुल बहुत ही संक्षेप, कोई एक अच्छी सी कविता हम सुनना चाहेंगे। विचार बहुत हो गए हैं, अब थोड़ा कविता का आनंद लिया जाए। कोई एक छोटी कविता या मुकेश जी, यदि आप मुझे इजाजत दें तो एक कविता कोश पे पढ़ी है उनकी सबसे पहली कविता के अर्थ में ये बताया गया कि ये उनकी सबसे पहली कविता, छोटी सी कविता है, लेकिन इससे उनके स्वभाव। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए अब बस ये एक कविता व्योमेश जी से सुनी जाएगी,
और फिर दोबारा कभी हम लोग ऐसा अवसर जुटाएंगे तो फिर बाकी कविताओं पर चर्चा करेंगे। विमोश जी। सर ये शुक्रिया सर मुझे मौका देने के लिए। राजेश जी ने ये बात कही थी कि जो नेहरू युग से मोहभंग के बाद कविता का आंदोलन खड़ा हुआ, उसकी काउंटर पॉलिटिक्स, उसका क्रिटिक रचने वाले कवियों में विष्णु जी थे। और बिल्कुल सेंटर से लेफ्ट की ओर जाता हुआ कवि व्यक्तित्व उनका बनता है। ऐसे किसी कवि के लिए आपातकाल जो है, इमरजेंसी 25 जून 1975 को देश में लगाई गई, एक बड़ी मुश्किल हो सकती थी, जिसकी कांग्रेसियत को लेकर के भी बातचीत हुई है। और नेहरू गांधी परिवार के साथ मेरे रिश्ते जैसी कविता जिस कवि ने लिखी है, जिसमें नेहरू के प्रति उनका मोह, उनका प्यार छलक छलक जाता है कई बार, और उसके उस पूरे परिवार के प्रति कम से कम भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता को बचा ले जाने के ख्याल से जो भरोसा जताया है विष्णु खरे ने, वो भी जांच के दायरे में है, निंदा और प्रशंसा की परिधि में आता है। हिंदी में इमरजेंसी में गिरधर राठी जी जेल में थे और न जाने किस सोर्स से विष्णु खरे की रसाई संजय गांधी तक थोड़ी बहुत हो गई थी। नेहरू गांधी परिवार के साथ मेरे रिश्ते में ही एक जिक्र आता है कि वो अपने किसी युवा कांग्रेस के मित्र की पत्रिकाओं के लिए संजय गांधी का एक इंटरव्यू लेने उनसे मिलने गए थे। इमरजेंसी में मुलाकात भी हुई और दो बातें विष्णु खरे ने संजय गांधी से कही थी कि किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया है। तो इसका जवाब संजय गांधी ने दिया उसी कविता में, नेहरू गांधी परिवार के साथ मेरे रिश्ते में, कि मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। ये एक चालाक जवाब था। और दूसरा सवाल अपने कवि मित्र गिरधर राठी की रिहाई से जुड़ा हुआ था। तो संजय गांधी ने कहा उससे कह दीजिए माफी मांग ले, छूट जाएंगे। तो ये बात गिरधर राठी से कही विष्णु खरे ने मुलाकात करके कैद के दरमियान, और गिरधर राठी ने जाहिर है कि साफ मना कर दिया कोई मुआफीनामा लिखने से। इस पर एक बहुत मार्मिक कविता उन्होंने लिखी है, वो फिर कभी। लेकिन जुलाई 1976 में, और ये विष्णु खरे की अकेली ऐसी कविता है जिसका नाम है डरो। कितनी प्रासंगिक है हम सब जानते हैं इन दिनों में, जब हम सब खुद डर डर के रह रहे हैं। मैंने आपकी ही एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी थी मुकेश सर, जिसमें आप बता रहे थे कि परिवार के सभी सदस्यों को गांव में कोरोना हो गया है। रोग का भय जो है वो भी एक राजनीतिक परिघटना है इस दौर में, मृत्यु का भय भी। बहुत अच्छी कविता चुनी है व्योमेश। हाँ सर, 12 जुलाई 1976 की तारीख पड़ी हुई है। हम सब लोग जानते हैं विष्णु खरे लिखकर अपना हाथ कटाने वाले आदमी थे। उन्होंने ये बताया था मुझे कि भोपाल के किसी सार्वजनिक जलसे में उन्होंने ये कविता पढ़ी थी, जिसमें 200-250 लोग मौजूद थे। विष्णु जी इस बात की सनद बचाए रखना चाहते थे कि ये कविता, ये डरो नाम की ये कविता उन्होंने किस दौर में लिखी थी, इसलिए इसकी तारीख भी प्रकाशन की उन्होंने संग्रह में दी है। और शमशेर बहादुर सिंह हमसे कह गए हैं कि एक कवि की कविता एक बार लिखी जाकर हमेशा प्रकाशित है। विष्णु खरे इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर एक राजनीतिक कविता अपने टारगेट यूजर तक पहुंच गई है तब वो प्रकाशमान होती है। विष्णु खरे के नजरिए से कविता डरो, 12 जुलाई 1976। कहो तो डरो कि हाय ये क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो। सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजिम तो नहीं था। देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी ये न हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे। सोचो तो डरो कि वो चेहरे पर न झलक आया हो, न सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे न दें। पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है, न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो।
लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं, न लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी। और आखिरी दो पंक्तियां हैं, जिसका आखिरी शब्द इन दो पंक्तियों में भी बिल्कुल अखीर में आने वाला शब्द विष्णु जी तनिक चिल्लाकर, तनिक तेज आवाज में बोलते थे, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है, न डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर। बिल्कुल। और उस समय का डर और आज का डर मुझे लगता है बिल्कुल बराबर का है, उससे ज्यादा है, बड़ा भयानक डर है। और हम देख रहे हैं कि पढ़ने के डर से कितने लोग कहाँ कहाँ किन किन जेलों में सड़ रहे हैं, पढ़ने के, बोलने के, सुनने के तमाम वजहों से। और एक दूसरे तरह का आपातकाल है दूसरे हम सब कवियों और रचनाकारों के लिए। तो ये बहुत ही सारगर्भित चर्चा हुई। बहुत बहुत आप सभी मेहमानों का, भागीदारों का धन्यवाद।